नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की में। इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के वन। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मध्य प्रदेश को वनों एवं बाघों का राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वन एवं बाघों की संख्या भी सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश का लगभग एक तिहाई भूभाग वन आच्छादित है। मतलब कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों की संख्या है और मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक बाघों की संख्या भी है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और वन भी यहाँ सर्वाधिक है, इसलिए यहाँ पर इसे वनों का प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है उस पे 1/3 पार्ट पे 1/3 लैंड पे वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आएगा सबसे पहले। मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल है वो 77,482 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का टोटल जो वन का क्षेत्रफल है वो है 66,688 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल है 55,611 वर्ग किलोमीटर। फिर आएगा उड़ीसा जिसका वन क्षेत्रफल है 51,619 वर्ग किलोमीटर। और पाँचवें स्थान पर आएगा महाराष्ट्र जिसका वन क्षेत्रफल है 50,778 वर्ग किलोमीटर। यहाँ हमने जाना सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। इसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे पर उड़ीसा और पांचवें पर महाराष्ट्र है। अगर कोई मुख्य तीन पूछे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं मध्य प्रदेश के वनों के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीयकरण, वनों का राष्ट्रीयकरण, मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश में वन तो सर्वाधिक है, वन का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। भारत का पहला राज्य है जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया, फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन किया, वनों का राष्ट्रीयकरण किया। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण सन 1970 में किया गया। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ और किस सन में हुआ ये भी आपको याद रखना है, 1970 में। तो भारत में सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में हुआ, भारत में सबसे पहले वनों का अगर राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो मध्य प्रदेश में हुआ। और किस सन में हुआ तो वो 1970 में। अगर टोटल भारत की बात करें तब भी कौन सा सन था, 1970। 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया और मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में वनों के राष्ट्रीयकरण के तहत तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया। मध्य प्रदेश में किया, 1970 में किया। लेकिन किस चीज़ का किया तो तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता आपने देखा होगा, बीड़ी उद्योग जो चलता है तेंदुपत्ता से ही चलता है। तेंदुपत्ता क्योंकि जो बीड़ी बनती है वो तेंदुपत्ता की बनती है। तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया मध्य प्रदेश में 1970 में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा में तथा सबसे कम आरक्षित वन उज्जैन में पाए जाते हैं। आरक्षित वनों की बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं, खंडवा में सबसे अधिक आरक्षित पाए जाते हैं और सबसे कम आरक्षित उज्जैन में पाए जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे कम पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ आरक्षित वनों का बात हो रही है, आरक्षित वनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा में पाए जाते हैं और सबसे कम आरक्षित वन जो है वो उज्जैन में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वन वृत्त की बात करें तो 16 है और वन मंडल की बात करें, क्षेत्रीय वनमंडल की बात करें तो 63 है। तो मध्य प्रदेश में 63 क्षेत्रीय वनमंडल है और 16 वन वृत्त है।
मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना, वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। कब की गई? 1975 में। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना सन 1975 में की गई। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1974 में पारित किया गया। हमने पिछली वीडियो में मध्य प्रदेश के जब हमने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य देखे थे तब हमने इस पर बात की थी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति की बात करें तो पहली वन नीति मध्य प्रदेश में 1952 में बनाई गई तथा मध्य प्रदेश की दूसरी वन नीति 2005 में बनाई गई। तो पहली वन नीति कब बनाई गई? 1952 में, और दूसरी वन नीति बनाई गई 2005 में बनाई गई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्यावरणीय दृष्टि से 33% वनों का होना आवश्यक है। तो जो वन नीति 1988 में बनी उसके अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से टोटल जो हमारा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल पे 33% वनों का होना आवश्यक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भारतीय जो वन अनुसंधान है वो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इस संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगर वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून वहाँ पर स्थित है। और अगर मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में स्थित है वन क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन का मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो रख रखाव देखता है, जो वनों का रख रखाव देखता है, तो ये भोपाल में स्थित है। वन राज्य की महाविद्यालय की बात करें तो बालाघाट में है। 1979 में इसकी स्थापना की गई। तो वन राजकीय महाविद्यालय, राजकीय है ये भी आपको देखना है, राष्ट्रीय नहीं है, राजकीय। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रीय है या राजकीय है, तो ये राजकीय है। वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 1979 में मध्य प्रदेश के बालाघाट में की गई। बालाघाट क्योंकि सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल देखें हम तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं बालाघाट में। बालाघाट जो है वहाँ पे ट्राइबल्स की संख्या और जो वन क्षेत्र है वो भी सबसे ज़्यादा बालाघाट में ही है। वन रक्षकों को प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रशिक्षित किया जाता है। जो वन रक्षक होते हैं जिन्हें फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं उनको प्रशिक्षण शिवपुरी में दिया जाता है। अमरकंटक और गोविंदगढ़, लखनादौन। तो कहाँ कहाँ दिया जाता है वन रक्षकों को प्रशिक्षण या फॉरेस्ट गार्ड को कहें तो कहाँ पर दिया जाता है प्रशिक्षण? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, अमरकंटक में, गोविंदगढ़ में और लखनादौन में दिया जाता है। मध्य प्रदेश की पंचवन योजना सन 1976-77 में प्रारंभ की गई। पंचवन योजना कब शुरू की गई? तो 1976 में 77 में प्रारंभ की गई। पंचवन जो योजना है ये उन जिलों में चालू की गई, उन जिलों के लिए लाई गई जिन जिलों में वन का जो परसेंटेज है वो 33% से कम है। तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में सर्वप्रथम स्थान है। तेंदुपत्ता जो बीड़ी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, बीड़ी उद्योग चलता है और इन्हीं तेंदुपत्ता संग्राहक के लिए चरण पादुका योजना लाई गई थी। चरण पादुका योजना जो थी वो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए थी, जिसका उद्देश्य था उनको पीने का पानी उपलब्ध कराना और पैरों में पहनने के लिए चप्पलें उपलब्ध कराना।
पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल जो हैं वो उपलब्ध कराना और पीने का पानी उपलब्ध कराना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, इसके लिए चरण पादुका योजना चलाई गई थी। तेंदुपत्ता का मुख्य उत्पादन क्षेत्र सागर, जबलपुर और शहडोल है। यहाँ पर तेंदुपत्ता के मुख्यतः वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं सागर, जबलपुर और शहडोल में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं। सर्वाधिक वन वृक्ष जो है वो सागौन के हैं और बोरी घाटी इसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बोरी घाटी जो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। तथा उसके बाद दूसरे स्थान पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन जो हैं वो सागौन के पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, बोरी घाटी में, और दूसरा स्थान जो है वो साल के वृक्ष के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान है सागौन वृक्ष के लिए, और तेंदुपत्ता के लिए भी पहला स्थान है। तेंदुपत्ता के लिए मध्य प्रदेश का, तेंदुपत्ता उत्पादन के लिए। प्रशासकीय प्रबंधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में से 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कितने टोटल एरिया है मध्य प्रदेश का और कितने एरिए में वन पाए जाते हैं। तो 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है। तो मध्य प्रदेश का जो टोटल वन क्षेत्रफल है 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, उसमें से आरक्षित वनों की देखेंगे तो 61,886 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल वन क्षेत्र का 65% है, ये आरक्षित वन है। संरक्षित वन को देखेंगे तो 31,098 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल वन क्षेत्रफल में से है वो 31,098 वर्ग किलोमीटर जो है, जिसका 33% आएगा। 33% संरक्षित वन है मध्य प्रदेश में। और अवर्गीकृत वन को देखेंगे तो 1,705 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल परसेंट वाइज देखेंगे तो 2% है। 2% फॉरेस्ट एरिया है जो अवर्गीकृत है। 33% फॉरेस्ट एरिया जो है वो है संरक्षित वन है, और 65% जो एरिया है टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो आरक्षित वन है। तो अवर्गीकृत, संरक्षित और आरक्षित वन हम आगे भी जानेंगे विस्तार में। यहाँ देखते हैं हम आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वनों को। इस प्रकार के वन में प्रशासकीय नियम अधिक कठोर होते हैं। अधिक कठोर होते हैं मतलब कि जो हमने देखे थे नेशनल पार्क्स जो रहते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर जाने की अनुमति नहीं रहती। आरक्षित वन क्षेत्र में पशुचारण, आवागमन, लकड़ी काटना आदि दंडनीय अपराध माना जाता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य देखे थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पर लोगों को जाने की अनुमति नहीं रहती, पशुचारण की अनुमति नहीं रहती, लकड़ी काटने की अनुमति नहीं रहती, आवागमन की अनुमति नहीं रहती। तो वो जो नेशनल पार्क के जितने भी एरिया आते हैं वो आरक्षित वन में आते हैं। तो नेशनल पार्क का जो भी एरिया आता है वो आरक्षित वन में आता है। यहाँ पर आरक्षित जो वन रहते हैं वहाँ पर पशुचारण की अनुमति नहीं रहती, आवागमन की अनुमति नहीं रहती और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं रहती। ये दंडनीय है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। संरक्षित वनों की बात करेंगे तो इस प्रकार के वनों में प्रबंधन प्रशासन की देख रेख में होता है। इस प्रकार के वनों में प्रबंधन प्रशासन की देख रेख में होता है, मतलब लोग आ जा सकते हैं, पशुचारण हो सकता है, लकड़ी की कटाई हो सकती है, आवागमन हो सकता है, लेकिन वो सब एक दायरे में रहकर कर सकते हैं। उसके लिए प्रशासन की अनुमति आवश्यक है तथा प्रशासकीय नियम अधिक कठोर नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो नियम है वो अधिक कठोर नहीं होते, क्योंकि हमने आरक्षित में देखा वहाँ पर दंडनीय अपराध माना जाता है अगर आप जाते हो, लकड़ी काटते हो, पशुचारण करवाते हो, तो आरक्षित वनों में दंडनीय है। लेकिन संरक्षित वनों में दंडनीय है लेकिन उतना कठोर दंड नहीं है। ज़्यादा
बड़ा जुर्माना नहीं लगता है, लेकिन आपको प्रशासन से, शासन से पूछ कर वहाँ आना जाना रहता है, पशुचारण करवाना रहता है, या आपको लकड़ी कटाई है तो आपको उसके लिए प्रशासन की अनुमति की ज़रूरत रहती है। दंडनीय तो है, लेकिन उतना बड़ा आपको फाइन नहीं भरना पड़ता। अवर्गीकृत वन की बात करें तो इस प्रकार के वनों पर प्रशासकीय नियम जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। मतलब कि आप बिना प्रशासन की अनुमति के वहाँ पे आ जा सकते हैं, वहाँ पर पशुचारण करवा सकते हैं, वहाँ पर कटाई कर सकते हैं लकड़ी की। लेकिन खैर, लकड़ी की कटाई आजकल जहाँ पर भी होती है उसके लिए आपको प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता होती है। बिना प्रशासन की अनुमति के आप कहीं के भी अभी लकड़ी कटाई का काम नहीं कर सकते। आरक्षित में पूर्ण तरह बैन होता है, दंडनीय होता है आना जाना, लकड़ी काटना, पशुचारण वगैरह, भ्रमण। और संरक्षित जो वन होते हैं वहाँ पर आ जा सकते हैं, पशुचारण हो सकता है, आवागमन हो सकता है। नियम उतने कठोर नहीं होते, लेकिन प्रशासन की दृष्टि वहाँ पर रहती है और प्रशासन की अनुमति के ही आ जा सकते हैं। जो अपना काम है वो प्रशासन की अनुमति से ही कर सकते हैं। अवर्गीकृत में आप शासन की अनुमति के भी आ जा सकते हैं और यहाँ पे जो नियम होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं उनका नेचर कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के वन होते हैं उष्णकटिबंधीय। पहला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और तीसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो शुष्क वन, अर्धपर्णपाती वन और पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को देखते हैं तो मध्य प्रदेश के सागर में, सागर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और होशंगाबाद आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो आपको इनके ज़िले भी याद रखना है। सागर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद आदि जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कौन से वन पाए जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन। इस प्रकार के वनों में औसतन 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा यह वन पानी की कमी आने पर अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। पतझड़ जो होता है, तो यहाँ पर जब पानी की कमी आती है तो ये जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। पर्णपाती वन, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। पर्णपाती वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पानी की कमी आती है तो ये अपने पूरे पत्तों को गिरा देते हैं। सागौन, शीशम कौन कौन से पेड़ हैं ये भी आपको देखना है। तो सागौन, शीशम, नील, पीपल आदि प्रकार के जो वृक्ष हैं इन वनों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सागर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद इन जिलों में पाए जाते हैं। और कौन से वृक्ष हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, पर्णपाती वन में आते हैं? तो सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि प्रकार के जो वृक्ष हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, पर्णपाती श्रेणी में। और इनकी खासियत क्या होती है कि जब पानी की कमी होती है इस क्षेत्र में तो ये अपने पूरे पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल में लगभग 88.65% पर फैले हुए हैं कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और जो बारिश होती है वो औसतन कितनी होती है यहाँ पर? 50-100 सेंटीमीटर तक होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पर। तो मध्य प्रदेश के शहडोल, सीधी, बालाघाट, मंडला आदि जिलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन पूर्णतः अपने पत्तों को नहीं गिराते। जो पर्णपाती वन थे वो पूरे पत्तों को गिरा देते हैं लगभग, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय
अर्धपर्णपाती होते हैं। अर्धपर्णपाती मतलब कि पूरे पत्ते को नहीं गिराते। इस प्रकार के इन वनों में जो अर्धपर्णपाती वन जो हैं, यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा का औसतन 100 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो बांस, साल, सागौन आदि के वृक्ष इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। इस लगभग ये जो है 8.97% हैं। तो कितना टोटल क्षेत्रफल कवर करते हैं अर्धपर्णपाती वन? 8.97%। कौन कौन से वृक्ष हैं? बांस, साल, सागौन आदि के जो वृक्ष हैं वो अर्धपर्णपाती वन है। और इनकी खासियत क्या है कि जब पानी की कमी होती है तो ये अपने पूरे पत्ते नहीं गिराते, आधे पत्ते गिराते हैं। और यहाँ का जो वर्षा है औसतन वो कितनी है? 100 से 150 सेंटीमीटर तक। 100 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। अब उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की बात करें तो मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, शिवपुरी ये जो ज़िले हैं, यहाँ पर बारिश की हमेशा पानी की कमी होती है। यहाँ पे वर्षा कम होती है। सबसे कम वर्षा होती है भिंड, मुरैना ज़िले में। और यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमने देखा बीहड़ का निर्माण होता है। बीहड़ का निर्माण भी इसलिए होता है, जो शुष्क वन पाए जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है। जो रेनफॉल होता है वो कम होता है, जो वर्षा होती है वो कम होती है। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, शिवपुरी आदि जिलों में ये वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। इस प्रकार के वन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो कम होती है, यहाँ का रेनफॉल बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर शुष्क वन पाए जाते हैं, जो कि कम पानी में भी अपने आप को सहेज के रखें। इन्हें कटीले वन भी कहा जाता है। कटीले वन पाए जाते हैं। और कौन कौन से वृक्ष हैं जो इन वन में पाए जाते हैं? बबूल, शीशम, हर्रा, पलाश, तेंदू आदि प्रकार के वृक्ष जो हैं इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। और लगभग जो एरिया है, ये कितना एरिया कवर करते हैं शुष्क वन? तो ये 0.26% भाग पर फैले हुए हैं। इतना एरिया ये कवर करते हैं, 0.26 भाग जो है, इतना भाग ये कवर करते हैं शुष्क वन। अब देखते हैं भारत की रिपोर्ट। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। कब जारी की गई ये भी आपको ध्यान रखना है। 30 दिसंबर 2019 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई, जिसमें भारत के वन संसाधन का आकलन किया गया कि कितने वन और वृक्ष हमारे पास हैं। यह वन रिपोर्ट इस श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट आई है अभी 2019 में? वन स्थिति रिपोर्ट। ये 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट है जो 2019 में आई है और इशू किया गया है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को। 16वीं रिपोर्ट है। तथा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2018 को जारी की गई थी। तो जो 2017 की रिपोर्ट थी वो 12 फरवरी 2018 को जारी की गई, और जो 2019 की रिपोर्ट है वो 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। ये 16वीं रिपोर्ट है अब तक की, जो श्रृंखला है, जो सीरीज चली आई है, ये 16वीं रिपोर्ट है उसमें से। और किस मंत्रालय के द्वारा ये इशू की गई? तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई। भारतीय वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। हमने देखा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। इसकी जो क्षेत्रीय शाखा है मध्य प्रदेश में वो जबलपुर में स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर तैयार की जाती है। 2 वर्ष पर तैयार की जाती है। तो इससे पहले वाली 2017 को की गई थी, और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। 2019 को, ये 2 साल बाद लाया गया इसको। एक 2017 की थी और ये 2019 की आई, जो 30 दिसंबर को आई। भारतीय वन रिपोर्ट वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों पर तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट 1987 से प्रकाशित की जा रही है। कब से प्रकाशित की जा रही है? 1987 से।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 इस श्रृंखला की 15वीं रिपोर्ट थी, और जो 2019 में लाई वो 16वीं रिपोर्ट थी। वो 16वीं रिपोर्ट थी जो 2019 में आई, और जो 2017 में आई थी वो 15वीं रिपोर्ट थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 इस श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट है, वही हमने देखा। यह रिपोर्ट सीसोरसैट 2 उपग्रह के संवेदी आंकड़ों पर आधारित है। यह रिपोर्ट अब वन रिपोर्ट को देखेंगे तो ये जो वन रिपोर्ट है इसके आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। जो हाल ही में रिपोर्ट आई है 2019 की, उन वन रिपोर्टों के आधार पर जो श्रृंखला जो सीरीज आई है वन रिपोर्ट की, उनके आधार पर वनों को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। सघन वन, घने वन और खुले वन। सघन वन ऐसे वन जहाँ पर वृक्षों का घनत्व 70% है से अधिक है। तो सघन वन वो होते हैं जहाँ पर 70% है या 70% से अधिक वन पाए जाते हैं, वो सघन वन कहलाते हैं। दूसरा घने वन, ऐसे वन जहाँ वृक्षों का घनत्व 40 से 70% है, 70 से कम लेकिन 40 से ज़्यादा है, उन्हें घने वन कहा गया है। खुले वन क्या होते हैं? ऐसे वन जहाँ वृक्षों का घनत्व 10 से 40% होता है, उन्हें खुले वन कहा जाता है। तो सघन वन हमने देखा जिसमें वनों का जो घनत्व है वो 70% होता है या 70% से अधिक होता है, और जो घने वन होते हैं उनमें वनों का जो घनत्व है वो 40 से 70% के बीच में रहता है, और जो खुले वन है वहाँ पर वनों का घनत्व जो है वो 10 से 40% तक रहता है। इसके अलावा ऐसे वन क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, जहाँ पर खुले वन से भी कम घनत्व वाला जो क्षेत्र है उन्हें झाड़ी क्षेत्र कहते हैं। झाड़ी क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर खुले वन का जो प्रतिशत है उससे भी कम प्रतिशत में वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, वृक्षों का जो घनत्व है वो पाया जाता है, उसे झाड़ी क्षेत्र कहते हैं। तथा ऐसे क्षेत्र जो वन क्षेत्र के किसी भी वर्गीकरण में शामिल नहीं हों, उन्हें गैर वन क्षेत्र कहा जाता है। गैर वन क्षेत्र, झाड़ी वन क्षेत्र की बात करें तो झाड़ी वन क्षेत्र गैर वन क्षेत्र में आ जाएगा। तो 3 प्रकार के हमने वन देखे, सघन वन, घने वन और खुले वन। इन तीनों को वनों के घनत्व के आधार पर बांटा गया है, सघन वन, घने वन और खुले वन। और जो खुले वन का जो प्रतिशत है जो कि 10 से 40% है, अगर 10% से कम घनत्व वाले कहीं वृक्ष अगर 10% से कम वाले कहीं अगर वन पाए जाते हैं तो उसे झाड़ी कहा जाता है। और अगर ऐसे वृक्ष, ऐसे वन जो ना सघन में आते हैं, ना खुले में आते हैं, ना घने में आते हैं, उन्हें गैर वन क्षेत्र कहा जाता है। सो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।